गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन किया था। आज हम लोग कोलराशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस को स्टडी करेंगे बेटा। लेकिन कोलराशेस लॉ को स्टडी करने से पहले हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करें। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बेटा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है वो वेरिएशन बेटा थोड़ा सा होता है, दैट इज ए स्मॉल वेरिएशन। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो जाता है, इसलिए बेटा उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है वो आइंस नहीं है, उसमें बेटा मूवमेंट ऑफ द आइंस है। अब जब हम डाइल्यूट करते हैं तो जो आइंस है वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, इसलिए उनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स होता है वो बेटा कम हो जाता है। जब इंटर आयनिक फोर्स कम हो जाता है तो आइंस की मोबिलिटी टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है, इसलिए बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इस लाइन में इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक लीनियर पैटर्न फॉलो करते हैं, एक लीनियर ग्राफ फॉलो करते हैं, और लीनियर ग्राफ को बेटा हम लोग इक्वेशन एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन में अगर आप इस ग्राफ को बेटा कंटिन्यूअस एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे तो ये जब y एक्सिस को यहां पर इंटरसेप्ट करेगा तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू को देता है, क्योंकि जो ये c होता है ये बेटा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस के बराबर होता है। जो कंसेंट्रेशन है वो बेटा जीरो है और वॉल्यूम इन्फिनिटी है, तो इस वैल्यू को जो यहां पर ये c का वैल्यू है इसको हम लोग लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वैल्यू को बेटा हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आगे इसका वैल्यू बेटा चेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग। इसके अगेंस्ट जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं तो उनमें जो कंडक्शन होती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इसके अगेंस्ट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें बेटा आयोनाइजेशन बहुत कम होती है, इसलिए एट द सेम कंसेंट्रेशन या एट द सेम डाइल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी कंडक्टिविटी फार लेस होती है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। इस केस में हमने जो एग्जांपल लिया है वो STK लिया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में दो फैक्टर्स, एक जितना जितना डाइल्यूशन करते हैं तो बेटा उतनी उतनी आयोनाइजेशन बढ़ती है, नंबर दो जितना जितना डाइल्यूशन करते हैं तो उतनी उतनी बेटा मोबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, इसलिए जितना जितना हम लोग डाइल्यूशन को बेटा इंक्रीज करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो वैल्यू है वो बेटा आहिस्ता आहिस्ता इनिशियल स्टेज में इंक्रीज हो जाता है, और जब कंसेंट्रेशन अप्रोच करती है टुवर्ड जीरो तो बेटा ये वैल्यू एब्रप्टली बेटा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि यहां दो फैक्टर्स हैं तो वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरी बात इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका ग्राफ जो है ये नॉन लीनियर है, ये बेटा लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, और इसलिए इसमें जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन है ये अप्लाई नहीं होती है। दिस मीन्स कि जो मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये बेटा हम लोग ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल, अगर इसको ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाला जा सकता है तो बेटा हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको बेटा हम लोग फिर कैसे निकालते हैं, उसी के लिए बेटा आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोलराशेस लॉ। यानी कि कोलराशेस लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग बेटा कोलराशेस लॉ से बेटा निकाल। सो ये कोलराशेस लॉ है क्या? कोलराश ने सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बेटा स्टडी की एट इनफाइनाइट डायमेंशन, यानी कि उसने लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को बेटा स्टडी किया। आपको यहां ये ध्यान रखना होगा जो ये कोलराशेस लॉ है ये लॉ बेटा अबाउट मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और वो भी कब? एट इनफाइनाइट डायमेंशन। उसका मतलब हुआ जो कोलराशेस लॉ है ये सिंपली हम लोग कहते हैं ये हमें हेल्प करता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेकिन किसका? ऑफ बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
तो कोलराश ने कहा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसकी हर एक आयन जो है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्ट। अब यहां पर इस चीज को बेटा हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब बेटा आपका V जो है वो इनफाइनाइट है और कंसेंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, उस समय बेटा जो डिसोसिएशन होती है वो कंप्लीट होती है। और उस टाइम पर जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो, जो आयोनाइजेशन हो वो 100% हो, कंसेंट्रेशन जीरो हो और मोबिलिटी ऑफ आयंस एट पीक लेवल हो, मैक्सिमम हो, तो उस समय हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन एक डेफिनेट वैल्यू होता है। और उस इलेक्ट्रोलाइट की जो इस डेफिनेट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन होती है, उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग बेटा मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। दिस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन हमेशा बेटा कांस्टेंट रहती है, इरेस्पेक्टिव उसके साथ दूसरी आयन कौन सी है। यहां पर इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें हमारे पास NaCl है, हमारे पास बेटा KCl है और हमारे पास NaCl है। अगर NaCl में X की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बेटा X है, तो वो KCl में भी वो X होगी और LiCl में भी वो X होगी। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है बेटा, जो लैम्डा m है दैट शुड बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो NaCl जो है वो आयोनाइज होके Na प्लस Cl नेगेटिव देगा, KCl आयोनाइज होके K पॉजिटिव प्लस Cl होगा और यहां पर ये Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो तीनों आयंस में हमें एक एक Cl नेगेटिव मिलते हैं। तो जो ये Cl नेगेटिव है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इस कैटाइन का इस एनाइन के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए बेटा इसका वैल्यू, यहां पर इसका वैल्यू और यहां पर इसका वैल्यू बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही बेटा लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte irrespective of nature of the other ion of electrolyte। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लोराइड के साथ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोडियम है, पोटेशियम है या लिथियम है। इसलिए बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट होती है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी है तो वो बेटा सम होगी उसकी जितनी भी आयंस होगी उनकी क्या कंडक्टिविटी होगी। इसी चीज को बेटा हम लोग यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर बेटा हमारे पास NaCl है, जब ये आयोनाइज होगा ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो हम लोग लिखेंगे ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयंस प्लस बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके कंपैरिजन में अगर बेटा MgCl2 होगा, जब ये आयोनाइज होगा तो MgCl2 हमें Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। लेकिन क्योंकि क्लोराइड के दो आयंस हैं तो इसलिए बेटा ये ट्वाइस। अगर बेटा हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लिमिटिंग वैल्यू लिखना है तो वो बराबर होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस की आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन यहां पर आपने याद रखना क्योंकि क्लोराइड की दो आयंस हैं तो बेटा इसलिए ये ट्वाइस होगा। इसी तरह से अगर बेटा हमें Al2SO4 होल थ्राइस के लिए लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा m, यहां पर सबसे पहले ये 3 पॉजिटिव और बेटा SO4 2 नेगेटिव में, साथ में एल्यूमिनियम की दो आयंस बनेगी और सल्फेट की बेटा 3 आयंस बनेगी। इसलिए अगर यहां पर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहेंगे of Al2SO4 whole thrice at infinite dilution, so that will be equal to twice of molar conductivity of aluminium ions at infinite dilution plus beta 3 times molar conductivity of sulfate ions at infinite dilution। तो इस तरह से ये बेटा कोलराशेस लॉ है। यानी कि सिंपली कोलराशेस लॉ कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट होती है वो बेटा
उनके जो आयंस बनेंगी उसके सम के बराबर होगी। जो हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन होता है उसको ऑलरेडी बेटा मैंने यहां लिखा, उसको मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। हर एक इलेक्ट्रोलाइट में ये बेटा एक सेम वैल्यू देता है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा एप्लीकेशन क्या है। कोल्ड राशिस लॉ एक बार आपने फिर याद रखना। कोल्ड राशिस लॉ जो है ये बेटा अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बेटा अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को बेटा हम लोग ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते, इसलिए बेटा हम लोग कोल्ड राशिस लॉ का यूज करेंगे कि जिससे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हम लोग एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड इज CH3COOH। जब बेटा हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होता है इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बेटा इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल, और जहां पर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बेटा ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। अब बेटा कोल्ड राशिस लॉ के हिसाब से अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड देखेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू sum of molar conductivity of acetate ions, that is CH3COO negative, और molar conductivity of H plus ions at infinite dimension। लेकिन बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयंस है और H प्लस आयंस है, यानी कि इनकी आयनिक मोबिलिटीज हमें पता ही नहीं है। अब इस वैल्यू को अगर हमें निकालना होगा तो इसके लिए बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को। इसके लिए हम लोग तीन डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे CH3COONA जो सोडियम एसिटेट है। दूसरा बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेंगे वो HCl है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे वो NaCl है। और आपको याद रखना होगा ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो 100% आयोनाइज होता है। तो इसलिए बेटा जब ये 100% आयोनाइज होगा तो ये हमें देगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। यहां पर HCl जब आयोनाइज होगा ये देगा बेटा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और NaCl जो है वो हमें देगा बेटा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द कोल्ड राशिस लॉ अगर मुझे लैम्डा m का वैल्यू लिखना हो तो लैम्डा m फॉर CH3COONA will be equal to lambda CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na। हाँ साथ में याद रखना ये बेटा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसेंट्रेशन। सिमिलरली HCl की मोलर कंडक्टिविटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा और Cl नेगेटिव। सिमिलर उसी तरह से इन द सेम वे जो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। अब बेटा ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे इसका एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालना है तो बेटा मैं इन तीनों को यूज कर सकता हूं। क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे एसिटेट आयन चाहिए, वो एसिटेट आयन बेटा यहां पर है। इस इक्वेशन में मुझे H प्लस चाहिए, वो बेटा यहां पर है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो बेटा मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा जिससे मुझे एसिटेट आयन भी मिल जाएगी और मुझे बेटा H प्लस भी। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा CH3COOH will be equal to at infinite dilution किसके बराबर, पहली इक्वेशन CH3COO नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव, ये इक्वेशन प्लस इक्वेशन नंबर 2 लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। मैंने दो को ऐड किया, लेकिन बेटा जब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो दो आयंस एक्स्ट्रा बन गई जो हमारी इक्वेशन में नहीं है। तो दो आयंस एक्स्ट्रा बन गई जो हमारी इक्वेशन में नहीं है। एक इक्वेशन Na ज्यादा बनी, एक इक्वेशन बेटा इसमें
Cl की ज्यादा बनी, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसमें ज्यादा बनी। अब मुझे Na और Cl को बेटा निकालना है, तो 1 और 2 को तो मैंने ऐड किया, और जो इक्वेशन 3 है उसको बेटा मैं सबट्रैक्ट करूंगा, तो माइनस यहां पर लैम्डा Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस लैम्डा इंफिनिटी एट Cl नेगेटिव। तो यहां से देख सकते हैं कि ये जो दोनों आयंस हैं ये बेटा सोडियम एस्टेट के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा एस्टिक एसिड की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा CH3COONe दैट इज सोडियम एस्टेट की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, प्लस बेटा HCl की, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं दैट बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl दैट इज HCl, और ये दोनों जो है यहां पर ये बेटा NaCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरह से बेटा हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम एस्टेट जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और NaCl जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कोल-राशि लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग अल्फा से डिजिग्नेट करते हैं, और अल्फा बराबर होता है रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग गिवन कंसंट्रेशन पर तो बेटा हम लोग C लिखेंगे, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको बेटा हम लोग लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल स्टेज में जो कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन होते हैं वो बेटा हम कंडक्टिविटी सेल में डिटरमिन करते हैं। उसके बाद हम लोग डाइल्यूशन करते जाते हैं, तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो बेटा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो जितना जितना डाइल्यूशन करते जाते हैं तो कंडक्टिविटी बेटा बढ़ती जाती है, और एक समय हम लोग देखते हैं कि अब बेटा जो डाइल्यूशन का इफेक्ट है वो कंडक्टिविटी पर कुछ नहीं पड़ता है, यानी कि एक समय के बाद अगर हम लोग और पानी ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी बेटा अब इंक्रीज नहीं होती है, वो वैल्यू जहां पर कंडक्टिविटी कांस्टेंट बन जाती है और उसके बाद बेटा वो इंक्रीज नहीं होती है, उसी को बेटा हम लोग लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब कतई ये मतलब नहीं है कि हम लोग पानी ऐड करेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा आयोनाइज होता जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं पर बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेती है और उसी कांस्टेंट वैल्यू को लैम्डा एम कहा जाता है। सो दिस लैम्डा एम एट इंफिनिटी जो है, अगर उसका और लैम्डा एम सी का हम लोग रेशो ले लें तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब जो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसको यूज करके बेटा हम लोग के निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम के इक्विलिब्रियम से भी लिख सकते हैं, उसको बेटा हम लोग के सी से भी लिख सकते हैं। और हमने 11th क्लास में ओस्टवाल्डिस डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, और ओस्टवाल्डिस डाइल्यूशन लॉ में हमने पढ़ा था जो ये के सी होता है इट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और C जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, और Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जो पहली इक्वेशन है इससे हम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उस अल्फा के वैल्यू को बेटा हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके Kc का वैल्यू भी निकाल सकते। तो ये बेटा मेन एप्लीकेशंस थी कोलराशिस लॉ की। अब हम लोग कोलराशिस लॉ के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसिटेट, hydrochloric acid and sodium chloride are 91, 426 and 126.6 ohm inverse centimeter square per mole respectively। इसका मतलब सोडियम एस्टेट का वैल्यू 91 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 426.2 है, और बेटा सोडियम क्लोराइड का 126 है। हमें कहा गया कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH at infinite dilution will be equal to molar conductivity of its ions। तो इसकी आयंस जो है वो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव है, ये भी बेटा इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका बेटा हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम एस्टेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का यूज करना होगा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग सोडियम एस्टेट अगर लिखेंगे तो सोडियम एस्टेट इज
CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो बराबर होगी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव, यहां पर भी इनफाइनाइट, यहां पर भी, ये बेटा सोडियम स्टेट। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज HCl will be equal to lambda H positive infinite plus lambda infinity HCl negative। अब यहां पर उसी तरह से NaCl का वैल्यू जो होगा वो लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटी और Cl नेगेटिव। अब हमें देखना कि जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, इन तीनों इक्वेशन से हमें स्टेट और H प्लस आयन कैसे मिलेगी। सबसे पहले जो स्टेट आयन हमें मिलेगी वो बेटा हमें सोडियम स्टेट से मिलेगी, इसलिए सबसे पहले मैं सोडियम स्टेट को यूज करूंगा। उसके बाद जो H प्लस आयन है वो बेटा हमें H से मिलेगी, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जब हम लोग स्टेट आयन और H प्लस आयन करते हैं, लेकिन बेटा हमें Na प्लस और Cl की आयन जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है, इसलिए इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन 3 है उसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा स्टेट आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 7, दैट इज लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा इंफिनिटी और HCl। लेकिन अब बेटा इस केस में अगर आप देखेंगे ये Na और ये Cl तो बढ़ गया, इसलिए माइनस करेंगे लैम्डा वैल्यू ऑफ NaCl। अब बेटा इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया गया सोडियम स्टेट का, सोडियम स्टेट का वैल्यू दिया गया 91 प्लस HCl का वैल्यू जो है हाइड्रोक्लोरिक का वो 426.2 है, 426.2 और माइनस NaCl का वैल्यू जो है वो बेटा 126.5। यूनिट जो है सबका वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट इज सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब बेटा जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2, 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 और 2 बेटा 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस 126.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 12 में से 5 तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ बेटा 6 रह गया, यहाँ 0 आ जाएगा बट पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर 11 में से 2 तो यहाँ पर बेटा 9 आएगा, 4 में से 1 तो बेटा ये 390 और इसका यूनिट आएगा साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो बेटा 390.7 साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन है। अब बेटा हमारा न्यूमेरिकल सेकंड, इसमें लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी कंसंट्रेशन दी गई है और उसकी कंडक्टिविटी बेटा 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू दिया गया है ये कपा का वैल्यू दिया गया है और हमें कैलकुलेट करने को दिया गया है कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को बेटा कैलकुलेट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से डिजिग्नेट करते हैं, ये बेटा हमने कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें दिया गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेटा हम लोग अल्फा से डिजिग्नेट करते हैं, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट करना है। तीसरा हमें दिया गया डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी कि हमें बेटा के को कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग के भी लिखते हैं के सी भी लिखते हैं, इसको भी बेटा हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन हमें दिया गया है H प्लस की जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है वो 349.1 साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल है और स्टेट आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 40.9 है। अब बेटा सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहला पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग लिखेंगे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका बेटा जो इक्वेशन होती है दैट इज कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन आपको दी गई दैट इज मोलैरिटी। बेटा दिया गया कापा का वैल्यू दिया गया है 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴। फॉर्मूला का 1000 है तो 1000 को मैं बेटा 10⁻³ लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो है वो बेटा 0.1 मोलर है तो 0.1 मोलर हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.01। अब बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ और 10⁻3। यहां पर बेटा जो 0.01 है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻²। अब बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज पावर ये 2 बन जाएगा,
तो ये वैल्यू आएगा 1.65 इंटू 10, इट इज इक्वल टू 16.5 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ये बेटा हमारा लैम्डा एम, और ये बेटा तब है जब हमने कंसंट्रेशन यूज की 0 पॉइंट, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये लैम्डा एम सी है। ये बेटा हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट हमें कहा गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो, तो सेकंड पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिजिग्नेट करते हैं, ये बराबर होता है लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। बेटा लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन तो नोन है। अब क्वेश्चन होता है ये बेटा इनफाइनाइट कंसंट्रेशन कहां से कैलकुलेट करेंगे? वो बेटा हम लोग यहां से जो वैल्यू प्रोवाइड किए गए यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, जो एसिटिक एसिड है उसकी दो आयंस बनती हैं, तो वो बेटा 349.1 प्लस 40.9 के बराबर होगी। और जब हम इसको सम करेंगे, ये 0, ये बेटा 0, ये 9 और ये 3, सो दैट विल बिकम 390। तो इसलिए हम लोग यहां लिख सकते हैं इट इज 16.5 डिवाइडेड बाई 390। तो जो बेटे यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.0423। तो ये बेटा अल्फा का वैल्यू। अब बेटा हमें तीसरा पार्ट दिया गया कि हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करें। अब बेटा हमारे पास तीसरा पार्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की फॉर्मूला है जो के होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, तो दैट इज इक्वल टू 0.01 इंटू अल्फा का वैल्यू 0.0423 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और इसका बेटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा कितना 0.0423। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेसिकली, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर वैल्यू आ जाता है, इसको बेटा हम लोग 10 रेज पावर -2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो बन जाता है 0.0018, और जब हम बेटा 1 में से 0.0423 को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू आ जाता है 0.9577। इस -2 को हम लोग ऐसे रहने देंगे 10 इज पावर -2। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 0.00187। तो लिख सकते हैं 1.87 इंटू 10 रेज पावर -5। तो इस तरह से बेटा हमने इस इक्वेशन में लैम्डा mc यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन का वैल्यू निकाला, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकाला, और हमने बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, जिसको हम लोग के सी लिख सकते हैं या हम लोग के क्यू भी लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा जो कोलराशि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है, उससे बेटा हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल सकते हैं, उससे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, और उससे बेटा हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके साथ कोलराशि लॉ और उसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसका मतलब है कि हम लोग कमर्शियल सेल्स बेटा नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखते रहें। अगर आप इनको लाइक करते हैं तो बेटा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।